अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकोलॉजी। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे बेटा। अच्छा, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस फर्दर टॉपिक्स रिलेटेड टू डीएनए। तो भाई एक चीज आप याद रखो बेटा, एक क्रोमोसोम जो होता है, एक क्रोमोसोम के दो क्रोमैटिड्स होते हैं जिसको हम सिस्टर क्रोमैटिड्स कहते हैं। अब बेटा ये जो सेल है, इस सेल के अंदर ये क्रोमोसोम के दो क्रोमैटिड्स मौजूद हैं, सही है। तो ये क्रोमोसोम है जिसके आपके पास दो क्रोमैटिड्स मौजूद है। लेकिन अभी ये पेरेंट सेल है। जब ये सेल डिवाइड होगा, डिवाइड होने के बाद जो दो डॉटर सेल्स बनेंगे, ये दो, इनमें ये आपको दिख रहा है कि ये सिंगल क्रोमैटिड वाले क्रोमोसोम्स हैं। क्योंकि डिवीजन के वक्त हुआ ये कि डिवीजन के वक्त क्रोमोसोम्स जो है उसका वेट हाफ हो गया, यानी उसके क्रोमैटिड, यानी एक क्रोमैटिड, एक ये क्रोमैटिड डिवाइड हो गया, बीच में से सेपरेट हो गया, और एक क्रोमैटिड एक सेल में, एक क्रोमैटिड दूसरे सेल में। अब बेटा इस क्रोमैटिड, अब अगर इस सेल ने दोबारा डिवाइड होना है तो इसको अपने क्रोमैटिड्स को दोबारा से डबल करना पड़ेगा। तो ये पहला फेज था डिवीजन। अब इस सेल में इंटरफेज आएगा, सही है। इंटरफेज में ये सेल, ये इंटरफेज, ये ग्रोइंग फेज होता है, ये मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है पिछली वीडियो के अंदर। तो इंटरफेज जो होता है ये ग्रोइंग फेज है। तो इसके अंदर सेल अपने आप को डिवाइड नहीं करता, बल्कि उसको जो फर्दर डिवीजन के लिए जितनी भी चीजें चाहिए होती हैं, ग्रोथ के लिए जितनी भी चीजें चाहिए होती हैं, वो तमाम काम कर रहा होता है। और जो डिवीजन के दौरान उसका डीएनए कंटेंट हाफ हो गया, उसको डबल कर रहा होता है। अब देखो इसमें हुआ क्या एक्चुअल में। एक तो डिवीजन के लिए सेल ने अपने आप को प्रिपेयर किया, और दूसरा ये कि क्रोमोसोम्स, ये जो क्रोमैटिड थे ये हाफ हो गए थे। अब इसमें क्या हुआ, ये क्रोमैटिड्स डबल हो गए। अब आपको पता है कि क्रोमोसोम जो होता है वो बना हुआ किससे होता है, वो डीएनए से बना हुआ होता है। इसका मतलब है डीएनए और प्रोटीन से बना हुआ होता है। इसका मतलब है कि भाई इस सेल को अब अपने, क्योंकि इसने क्रोमैटिड्स को डबल किया है, तो इसको, इसका मतलब ये हुआ कि इसको क्या सिंथेसाइज करना पड़ा होगा, डीएनए सिंथेसाइज करना पड़ा होगा। तो ऑब्वियसली एक ये जो क्रोमैटिड्स होते हैं ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो दैट मीन कि एक क्रोमैटिड में हाफ अमाउंट होता है, यानी मिसाल के तौर पे इस क्रोमैटिड में डीएनए है लेट्स सपोज एक्स, इन दोनों के मिला के ये हो जाएगा 2x। यानी इसका मतलब है क्रोमो डीएनए को अपने आप को डबल करना होगा। इसको हम कहते हैं डीएनए डुप्लीकेशन, या इस प्रोसेस को हम डीएनए रेप्लिकेशन भी कहते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम डीएनए रेप्लिकेशन को ही पढ़ने वाले हैं। हमारी बुक का टॉपिक है टॉपिक नंबर 22.3, डीएनए रेप्लिकेशन। अच्छा बेटा, दो साइंटिस्ट वॉटसन एंड क्रिक, इन्होंने डीएनए का स्ट्रक्चर भी डिस्क्राइब किया था और डीएनए की रेप्लिकेशन भी बताई थी। तो किताब में यही कहता है कि भाई वॉटसन एंड क्रिक ने सजेस्ट दैट डीएनए इज अ डबल हेलिक्स। डीएनए जो है वो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, वेयर स्पेसिफिक पेयरिंग ऑफ नाइट्रोजनस बेस, अगर जो कि पेयरिंग जैसे मैंने आपको बताया था, ये एक हेलिक्स से अगर इधर एडिनिन लगा हुआ है तो इधर आपका थायमीन आएगा और इस पर डबल बॉन्ड बनेगा। इधर गुआनिन है तो इधर साइटोसिन आएगा, इन दोनों के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। थायमीन है तो इधर एडिनिन आएगा, इधर डबल बॉन्ड बनेगा, और इधर साइटोसिन है तो इधर गुआनिन आएगा और ट्रिपल। तो इस तरह से भाई ये इन्होंने बताया था कि भाई आपके पास डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होता है, या फिर हमारे पास डीएनए जो होता है वो डुप्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, जिसके अंदर स्पेसिफिक पेयरिंग होती है नाइट्रोजिनस बेसिस के दरमियान, सही है। अच्छा भाई, इन तमाम तर चीज़ों में इन्होंने बताया कि भाई ये डीएनए का जो प्रोसेस, ये जो डीएनए होता है ये अपने आप को डुप्लीकेट करता है। डुप्लीकेशन जो होती है डीएनए की, सही है, और वो कब होती है, सेल डिवीजन से पहले, यानी सेल जब डिवाइड होना होता है उससे पहले। और वो फेस क्या होता है, इंटरफेस। इंटरफेस का कौन सा हिस्सा, एस फेज। इंटरफेस के 3 फेज होते हैं बेटा, एक G1 फेज, फिर एस फेज आता है, फिर G2 फेज आता है, सही है ना। ये चीजें मैंने पिछली वीडियोस के अंदर बताई हुई हैं, इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब किया हुआ है। तो भाई ये एस फेज के अंदर डीएनए की रेप्लिकेशन होती है। इफ इट इज आस्क्ड इन एमसीक्यूज कि भाई डीएनए की रेप्लिकेशन कौन से फेज में हो रही है, इंटरफेस के एस फेज में डीएनए की रेप्लिकेशन होती है, सही है भाई। अच्छा, अब इसमें ये इन्होंने बताया, अब इन्होंने इसकी फर्दर यहाँ पे कुछ डिस्क्रिप्शन गिवन है, बट मैं इसको यहाँ से नहीं, मैं इसको आगे आपको डिस्क्राइब करता हूँ कि उन्होंने बताया कि भाई पहली चीज तो ये कहता है कि ये स्ट्रैंड जो होता है ये दूसरे सामने वाले स्ट्रैंड का कॉम्प्लीमेंट्री होता है। जैसे मिसाल के तौर पे एडिनिन है तो इधर थायमीन होगा, इधर गुआनिन है इधर साइटोसिन होगा, इधर साइटोसिन है तो इधर गुआनिन,
इधर थायमीन है तो इधर एडेनिन, फिर इधर गुआनिन है तो इधर साइटोसिन, इस तरह से ये चेन चलती रहेगी। अब इन्होंने बोला कि एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, मिसाल के तौर पे इन दोनों स्ट्रैंड को बीच में से अलग कर दिया जाए और दोनों से नया स्ट्रैंड बन, जैसे इधर इसको अलग कर दिया जाए और इसके साथ एक नया स्ट्रैंड बनाया जाए, तो इधर थायमीन के साथ एडेनिन आएगा, साइटोसिन के साथ गुआनिन आएगा, गुआनिन के साथ साइटोसिन, एडेनिन के साथ थायमीन और साइट। अब देखो ये नया स्ट्रैंड बना ना, इसको कंपेयर करो इस वाले से, तो ये दोनों बिल्कुल आइडेंटिकल है। समझ रहे हो बात कि भाई ये पहले एक ही डीएनए का पार्ट था, ये दोनों अलग हुए और इसने नया स्ट्रैंड बनाया, तो ये वाला इसके साथ जो नया स्ट्रैंड बना है वो बिल्कुल इसके आइडेंटिकल होगा। और फिर अगर इस वाले के साथ कोई स्ट्रैंड बनता है तो एडेनिन की जगह थायमीन, गुआनिन की जगह साइटोसिन और साइटोसिन की जगह गुआनिन, थायमीन की जगह एडेनिन, गुआनिन की जगह अब इस वाले को देखो ये इसका आइडेंटिकल है। तो भाई ये दोनों स्ट्रैंड जो होते हैं ना वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। इसी तरह से भाई डीएनए चाहे रेप्लिकेट होता रहे, डीएनए की रेप्लिकेशन नए डीएनए बनते रहे, तो आखिरकार जो ऑफ स्प्रिंग में जाता है वो डीएनए बिल्कुल सेम रहते हैं उसके। ये जेनेटिकल ऑल्थो के वेरिएशन इसके अंदर होती है डिफरेंट मैकेनिज्म के ज़रिए से, लेकिन पेरेंट्स का डीएनए ऑलमोस्ट सिमिलर फॉर्म में ऑफ स्प्रिंग तक चला जाता है, क्योंकि भी रेप्लिकेशन भी हो रही है, तो जो नया डीएनए बन रहा है वो पुराने वाले का कॉम्प्लीमेंट्री है। तो अब इन्होंने भाई, अच्छा ये डायग्राम मैंने फेडरल की किताब से लगाई है। इन्होंने जो बताया कि भाई डीएनए की जो रेप्लिकेशन होती है वो 3 मेथड के, वाटसन एंड क्रिक सेमी कंजर्वेटिव को मानते हैं। अच्छा, डीएनए की रेप्लिकेशन को बताने के लिए साइंटिस्ट ने 3 मॉडल पेश किए थे। पहला कहता है कंजर्वेटिव मॉडल। कंजर्वेटिव मॉडल कहता है अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल द पेरेंटल डबल हेलिक्स रिमेन इंटैक्ट। अच्छा, वो कहता है कि भाई जो पेरेंटल डीएनए होता है वो इंटैक्ट रहते हैं और कंजर्व रहते हैं, और नया जो है ना डीएनए वो वैसे ही बन जाता है। यहाँ पे देखो भाई कंजर्वेटिव मॉडल में कि ये पेरेंटल डीएनए है और जब ये रेप्लिकेट हुआ तो पेरेंटल ये बिल्कुल अपने जैसे ये पुराना ही रहा और यहाँ से एक नया डीएनए फॉर्म हो गया। सही है, और फिर इससे 2 नए बन गए, और फिर इससे यहाँ पे भाई कहता है कि भाई यहाँ पे हुआ ये कि अब देखो ये जो 2 डीएनए बने, ये जो 2 डीएनए बने इनमें से एक जो है वो बिल्कुल डीएनए अब पेरेंटल डीएनए एक नया बना है, तो इसको हम कहते हैं कंजर्वेटिव मॉडल। सही है, समझ रहे हो बात, यानी जस्ट लाइक दिस कि भाई ये एक डीएनए था और इससे जो है ये रेप्लिकेट हुआ, तो एक ऑब्वियसली रेप्लिकेट का मतलब है अपनी तादाद बढ़ा लेना, तो एक मॉडल एक जो डीएनए का स्ट्रैंड बना वो बिल्कुल पेरेंट जैसा था और जो ये स्ट्रैंड बना ये नया बना। अब फिर इससे रेप्लिकेशन होगी, इस तरह से आगे चीजें चलती जाएंगी। तो ये कंजर्वेटिव मॉडल था। दूसरी बात कहता है सेमी कंजर्वेटिव मॉडल, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल द 2 स्ट्रैंड्स ऑफ पेरेंटल डीएनए सेपरेट्स एंड ईच फंक्शन एज टेम्पलेट। अच्छा, यहाँ पे कह रहा है कि भाई सेपरेट नहीं हो रहे और न्यू स्ट्रैंड जो है वो स्क्रैच से बन रहा है, बिल्कुल न्यू, ऑल सारे कॉपीज न्यू बन रही है। सही है, याद रखना ये स्क्रैच से बनता है, यानी स्क्रैच का मतलब है बिल्कुल जीरो से शुरू होता है। और यहाँ पे ये कह रहा है कि भाई डीएनए के जो स्ट्रैंड्स होते हैं वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं और सेपरेट होने के बाद जो एक स्ट्रैंड होता है वो दूसरे स्ट्रैंड के लिए आपका टेम्पलेट होता है और उसी की वजह से कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड, जैसे ये पेरेंटल डीएनए, सही है ना, ये पेरेंटल डीएनए, तो उसने बताया कि भाई ये पेरेंटल डीएनए एक स्ट्रैंड अलग हो गया, सॉरी ये मैंने डबल बना दिया, हाँ। तो ये ऐसे कह रहा है कि भाई ये एक स्ट्रैंड अलग हो गया और ये स्ट्रैंड अलग हो गया, अब यहाँ से नया स्ट्रैंड बन जाएगा लाइक दिस। और मैंने अभी आपको दिखाया कि भाई यहाँ पे कि डीएनए के जो स्ट्रैंड्स होते हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। तो भाई यहाँ पे यही कह रहा है कि ये जो पेरेंटल स्ट्रैंड है, अब इन दोनों नए डॉटर स्ट्रैंड्स में देखो आप, तो एक ये रेड वाला पुराना ही रह गया और ये ब्लू वाला नया स्ट्रैंड बन गया। तो इसको कहा गया कि भाई आधा कंजर्व रहता है और आधा नया बनता है, आधा स्ट्रैंड, क्योंकि इसने बोला कि भाई सेमी कंजर्वेटिव के हिसाब से बात यह है कि भाई डीएनए के स्ट्रैंड एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और फिर वो जब अलग हो रहे हैं ये नए, तो जो अलग होने वाले स्ट्रैंड होते हैं वो नए बनने वाले स्ट्रैंड के लिए टेम्पलेट होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे इधर एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमीन ये लगा हुआ है, तो नया जो स्ट्रैंड बनेगा उसके साथ फिर थायमीन,
साइटोसिन वन, यानी वो इसको फॉलो करेगा पुराने स्टैंड को, सही है ना। तो सेमी कंजर्वेटिव में यही बात बताई गई है। तो एक स्टैंड नया और एक पुराना। और डिस्पर्सिव मॉडल बिल्कुल ही अलग कहता है कि भाई इन दिस मॉडल ऑल फोर स्टैंड्स आफ्टर एप्लीकेशन हैव मैट्रिक्स ऑफ ओल्ड एंड न्यू, यानी यहाँ पे कहता है कि भाई डिस्पर्सिव मॉडल है कि भाई ये देखो, इधर देखो कि ये पेरेंटल स्टैंड है, अब इसमें जगह थोड़ा सा ओल्ड स्टैंड, फिर न्यू स्टैंड, फिर ओल्ड स्टैंड, फिर न्यू स्टैंड। तो इसको हम कहते हैं डिस्पर्स। डिस्पर्स मतलब कोई चीज़ फैल गई है, आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारी एप्लीकेशन होती है तो पुराना स्टैंड ख़त्म होता जाता है, नया स्टैंड की तादाद बढ़ती रहती है, फिर ये नया स्टैंड वो जो है बढ़ जाएगा तो फिर उसमें भी एप्लीकेशन होगी, तो फिर उससे कोई नया स्टैंड बनेगा। तो इस तरीके से भाई यानी कंजर्वेटिव मॉडल कह रहा है कि भाई जो नया डीएनए बनता है वो स्क्रैच से बनता है, और पुराना जो है वो स्टैंड, यानी भाई फॉर एग्जांपल ये पेरेंटल सेल है, अब ये नया सेल बना ना, तो एक इस सेल के अंदर आधा पुराना डीएनए रहेगा और आधा डीएनए नया बनेगा। अब फिर जब ये डिवाइड होगा तो इसके अंदर इसमें से डीएनए बनेगा। तो इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता करके पेरेंटल स्टैंड का जो डीएनए था वो खत्म होता जाएगा और नया डीएनए बनता जाएगा। और यहाँ पे कहता है कि भाई सेमी कंजर्वेशन होती है कि भाई आधा, एक स्टैंड नया एक स्टैंड पुराना। और इस वाले में कहता है कि भाई डिस्पर्जन होती है कि भाई हमेशा जो है ना स्टैंड और स्टैंड, ओल्ड मॉलिक्यूल और न्यू मॉलिक्यूल दोनों मिक्स होकर डिस्पर्स होकर एक नया स्टैंड बनाते हैं डीएनए का। सही है ये, यानी ये आपकी जो डायग्राम है ये बहुत सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। अच्छा जी, अब आगे देखते हैं भाई एप्लीकेशन जो है वो असल में फिर बाद में ये पता चला कि भाई एप्लीकेशन तो सेमी कंजर्वेटिव ही होती है, डिस्पर्सिव या रेवर्स कंजर्वेटिव नहीं होती। अब क्या कह रहा है यहाँ पे इसके अंदर, द प्रोसेस ऑफ डीएनए एप्लीकेशन सजेस्टेड बाय वाटसन एंड क्रिक मॉडल इज कॉल्ड सेमी कंजर्वेटिव, यानी वाटसन एंड क्रिक ने जो मॉडल सजेस्ट किया था वो सेमी कंजर्वेटिव था। Because after one round of replication, the original duplex is not conserved. Instead, each strand of the duplex become part of other duplex. भाई वही बात कह रहा है कि भाई पूरा एक स्टैंड कंजर्व नहीं होता, बल्कि वो आधा हिस्सा कंजर्व और आधा, यानी एक स्टैंड कंजर्व और एक स्टैंड नया बनता है। अच्छा, इन्होंने तो प्रिडिक्शन दी थी, वॉटसन एंड क्रिक ने प्रिडिक्शन दी थी इस बारे में, ये डीएनए के स्टैंड के बारे में। और अब जो है इस मॉडल को टेस्ट किया गया था 1958 में दो साइंटिस्ट की मदद से, एक था मैथ्यू मीजल्सन और दूसरा था फ्रैंक स्टाल। तो स्टाल एंड फ्रैंक, यानी मीजल्सन एंड स्टाल, मैथ जो है ना, यानी अगर आपके पास क्वेश्चन में आ जाए कि भाई मीजल्सन और स्टाल एक्सपेरिमेंट बताओ, तो आपने यही बताना है इस एक्सपेरिमेंट जो अभी हम पढ़ने वाले हैं। तो इन्होंने क्या किया था, यहाँ पे पैराग्राफ में मेंशन है व्हाट दे हैव डन, दे ग्रू बैक्टीरिया फॉर सेवरल जनरेशन इन अ मीडियम कंटेनिंग हेवी आइसोटोप्स ऑफ नाइट्रोजन 15। अच्छा, मैंने इसको आपको बहुत सिंप्लीफाई करके मैं बता देता हूँ, इन्होंने बहुत लंबी चौड़ी बात की है कि इन्होंने किया क्या, और यहाँ पे ये डायग्राम भी इन्होंने शो किया। मैं आपको ना इसको सिंपल वर्ड्स में, सिंपल वे में मैं आपको इसको समझाता हूँ। देखो इन्होंने क्या किया, सबसे पहले इन्होंने ना दो मीडियम बने। देखो आपको पता है नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन का नॉर्मल एटॉमिक नंबर जो होता है N14 होता है, लेकिन N15 भी हो सकता है आइसोटोप उसका। सही है, आइसोटोप तो आप समझते होगे ना क्या होता है, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होता है, यानी मॉलिक्यूलर मास जो होता है, मॉलिक्यूलर मास जो है वो चेंज होता है, मॉलिक्यूलर नंबर जो होते हैं, यानी एटॉमिक, सॉरी मॉलिक्यूलर कह रहा हूँ, एटॉमिक मास जो होता है वो डिफरेंट होता है और एटॉमिक नंबर जो होता है वो सेम होता है, वो आइसोटोप्स कहलाते हैं। अब नाइट्रोजन एक एटम है, ऑब्वियसली ये किसकी वजह से, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की वजह से। तो खैर, अब ये आपके पास जो है आपका दो फॉर्म है, ये हेवी है, ऑब्वियसली इसका वजन ज़्यादा है, और ये लाइट है। तो उसने क्या किया कि अच्छा इसके ना इन्होंने थोड़ा सा बहुत ना खिचड़ी पका दी है इसको बताने के अंदर, बताया बहुत अच्छा है लेकिन थोड़ा सा इन्होंने अच्छा, अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया, ये मीडियम बनाया N14 का, मैं आपको ना सिंपल वे में समझाता हूँ, और एक मीडियम बनाया N15 का। अब ये मीडियम का मतलब क्या होता है भाई, मीडियम का मतलब ये होता है कि भाई हमने बैक्टीरिया को जैसे
ऐसा पौधा उगाते हो ना, तो पौधा उगाने के लिए आप पानी डालते हो, बीज लगाते हो, उसी तरह से भाई बैक्टीरिया को इसमें ग्रो करना है, तो इसमें बैक्टीरिया की ज़रूरत की सारी चीज़ें इसमें ऐड करनी पड़ेंगी। तो उन्होंने एक मीडियम बनाया N15, अब इसमें डाल दिया बैक्टीरिया। अच्छा, अब बैक्टीरिया डाला और इसमें भी डाल दिया बैक्टीरिया। अच्छा, अब ये हुआ कि जब इस मीडियम में ग्रो करने लगे, तो ऑब्वियसली आपको पता है बैक्टीरिया को खाना वगैरह हर चीज़ अपने रेप्लिक बैक्टीरिया डिवाइड भी होगा, तो उसको उसके मीडियम में तो N14 है, तो इसके अंदर बैक्टीरिया का जो डीएनए था, बैक्टीरिया का डीएनए, और नाइट्रोजन जो है डीएनए का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, तो बैक्टीरिया के डीएनए में क्या था, N14। अच्छा, और इसके अंदर जो बैक्टीरिया का डीएनए था, उसके अंदर जो है आपके पास वो हेवी डीएनए था, उसका डीएनए था N15। अच्छा, किताब में ना बिल्कुल ये ऐसे एग्जैक्टली नहीं बताया हुआ है, मैं आपको सिंप्लीफाई करके मैं बता रहा हूँ ऐसे, ताकि भाई बात समझ में आ जाए। अब इन्होंने क्या किया भाई, जब इस वाले बैक्टीरिया बहुत सारी जनरेशन तक एक यानी दो अलग अलग मीडियम में इन्होंने बैक्टीरिया को बनाया। अब बहुत सारी जनरेशन के बाद उन्होंने एक टेस्ट ट्यूब लिया, और ये दो अलग अलग टेस्ट ट्यूब लिए, और इस टेस्ट ट्यूब में जो है सॉल्यूशन डाला, और डालने के बाद ये देखा कि भाई इस बैक्टीरिया का डीएनए निकाला, और देखा इस बैक्टीरिया का जो डीएनए था वो लाइट था, क्योंकि वो बैक्टीरिया डीएनए ऊपर था। और जब इस बैक्टीरिया, अच्छा मैं इसको ग्रीन से दिखा रहा हूँ, इस बैक्टीरिया का डीएनए निकाल के इस पे डाला, तो वो डीएनए हेवी था और वो नीचे बैठ गया, क्योंकि ऑब्वियसली जो चीज़ जितनी ज़्यादा डेंसिटी ज़्यादा होती है वो नीचे बैठ जाती है, तो इस बैक्टीरिया का डीएनए नीचे बैठ गया। ये था इनका पहला काम। दूसरा काम इन्होंने क्या किया, दूसरा काम इन्होंने क्या किया, ये N15 वाला बैक्टीरिया उठाया, ये N15 वाला बैक्टीरिया उठाया और इसको अब डाल दिया N14 वाले मीडियम में। N15 वाला बैक्टीरिया उठाया, सही है ना, और इसको डाल दिया कहाँ पे, N14 के मीडियम में, और ग्रो फॉर 1 जनरेशन, एक जनरेशन तक इसको ग्रो, यानी एक रिप्रोडक्टिव साइकिल उन्होंने कराई। अब क्या हुआ, अब ये हुआ कि अब उन्होंने निकाला टेस्ट ट्यूब, टेस्ट ट्यूब निकालने के बाद उन्होंने जब देखा, तो ये देखा कि भाई ना वो लाइट था ना वो हेवी था, बल्कि वो बीच में आ गया था। इस बैक्टीरिया के अंदर जितने डीएनए थे वो इंटरमीडिएट डीएनए थे। यानी उसके अंदर, तो भाई इससे बात पता चली कि ये जो डीएनए है इसके अंदर आपके पास इसका यानी N14 और N15 दोनों का जो है ना इसके अंदर स्टैंड मौजूद है। और जब बहुत सारी जनरेशन ग्रो कराई, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता N14 यानी लाइट डीएनए का स्टैंड बढ़ने लगा, क्योंकि मीडियम क्या है, N14 है, और आपके पास हेवी डीएनए कम होने लगा। यानी इससे एक बात ये समझ में भी आ गई कि भाई आपके पास अगर डिस्पर्सिव होता, तो जब बहुत सारी जनरेशन ग्रो कराई, तो उससे फिर जो है ये नहीं होता कि डीएनए जो है, क्योंकि डिस्पर्सिव में तो दोनों मिक्सअप हो जाते हैं ना, तो डिस्पर्सिव होता तो भाई फिर वो या तो अ, एकदम से लाइट नहीं हो जाता, वो फिर आहिस्ता आहिस्ता करके लाइट की तरफ जाता है। यानी अब अगर आप इस पैराग्राफ को पढ़ो, तो व्हाट दे हैव डन, क्या कह रहा है, दे ग्रू बैक्टीरिया फॉर सेवरल जनरेशन इन अ मीडियम कंटेनिंग हेवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन। उन्होंने क्या किया, बैक्टीरिया को नाइट्रोजन 15 में बहुत जनरेशन तक ग्रो किया। इन दिस वे डीएनए और बैक्टीरिया वर इवेंचुअली डेंसर देन नॉर्मल। अब इस तरह से उस बैक्टीरिया का डीएनए क्या हो गया, डेंसर हो गया। अच्छा, दे देन ट्रांसफर ग्रोइंग बैक्टीरियल सेल टू अ न्यू मीडियम कंटेनिंग लाइट। अब उन्होंने जो ग्रो करने वाले बैक्टीरिया थे उसको डाल दिया नाइट्रोजन ऐसे मीडियम में जिसमें लाइट नाइट्रोजन यानी N14 था। अच्छा, अब आगे क्या हुआ, एट फर्स्ट बैक्टीरिया ग्रो इन N15 प्रोड्यूस ऑल डीएनए कंटेन N15। यानी बहुत सारी जनरेशन तक जब उन्होंने बैक्टीरिया को ग्रो कराया था, तो फर्स्ट जब उन्होंने उस बैक्टीरिया के डीएनए को एग्जामिन किया तो उसके डीएनए में N15 था। अच्छा, बट द बैक्टीरिया ग्रो इन N14। अब लेकिन जब उन्होंने जिस बैक्टीरिया को N15 से उठा के N14 में डाला है मैन्युफैक्चर डीएनए विद ओनली एन, अच्छा सॉरी,
यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई लेकिन जो N14 में जो बैक्टीरिया ग्रो कर रहा था उसने सिर्फ N14 यानी N15 पे जो बैक्टीरिया ग्रो कर रहा था उस पे सिर्फ डीएनए कौन सा था N15 वाला था, और N14 पे जो बैक्टीरिया ग्रो कर रहा था उस पे डीएनए कौन सा था N14 वाला था। अच्छा, आफ्टर वन राउंड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन दिस बैक्टीरिया विच ट्रांसफर फ्रॉम N15 टू N14। हाँ, अब यहाँ पे उस वाले बैक्टीरिया का जिक्र है, यानी जिसको उन्होंने N15 से निकाल के N14, यानी देखो फर्स्ट लाइन में क्या कह रहा है, फर्स्ट लाइन में उन्होंने कहा कि भाई N15 पे जो जिस बैक्टीरिया को ग्रो कराया उस बैक्टीरिया के अंदर N15 का डीएनए था, यानी उस बैक्टीरिया के डीएनए में N15 था, और जिसको N14 में ग्रो कराया उसके डीएनए में N14 था। लेकिन जिस बैक्टीरिया को N15 वाले मीडियम से उठा के N14 में डाला था उसमें उन्होंने ये देखा कि एक राउंड के बाद डेंसिटी ऑफ बैक्टीरियल डीएनए हैज डिक्रीज टू अ वैल्यू इंटरमीडिएट बिटवीन लाइट एंड हेवी, यानी उन्होंने ये देखा कि जिस बैक्टीरिया को N15 से उठा के N14 में डाला था उस बैक्टीरिया का जो डीएनए है वो ना लाइट है ना डेंस से, इंटरमीडिएट हो गया पहले राउंड के बाद। आफ्टर अनदर राउंड ऑफ रेप्लिकेशन फिर उन्होंने उसको एक राउंड और ग्रो करने दिया। अब देखा कि two density classes were observed, one intermediate and other is light isotope, यानी उन्होंने ये देखा कि भाई पहले राउंड में इंटरमीडिएट हुए, दूसरे राउंड में दो तरह के डीएनए बनने लगे, एक लाइट और एक जो है आपका क्या गया, एक one intermediate and other is light isotope corresponding that DNA include one of the heavy isotope. These results indicate that one round of replication, each daughter result duplex possess one of the labeled heavy strand and parental molecule. When this hybrid duplex replicated, it contributed one heavy strand to form another hybrid duplex and one lighter strand. अच्छा, अब इस चीज से मैं आपको थोड़ा सा ऐसे देखो, मिसाल के तौर पे ये ग्रीन कलर से ये N15 का डीएनए सही है। अब जब ये रेप्लिकेट हुआ तो ऑब्वियसली ये फर्स्ट राउंड में ये दोनों स्टैंड अलग हो गए, तो कह रहे हैं ना कि फर्स्ट राउंड में सिर्फ इंटरमीडिएट था लेकिन सेकंड राउंड में इंटरमीडिएट और लाइट आइसोटोप दोनों था। अब ये फर्स्ट राउंड था ये, अब मैं इसको ब्लू से दिखाता हूँ। फर्स्ट राउंड में इंटरमीडिएट, फिर उसके बाद क्या हुआ, अब ये भी अलग होगा और ये भी अलग होगा। तो सेकंड राउंड में इन्होंने बताया कि आपका सेकंड राउंड में ये हुआ कि दो तरह के अब यहाँ पे स्टैंड बने, एक इंटरमीडिएट देखो, अच्छा मैंने ग्रीन ये वाला आपका लाइटर है यानी ये इंटरमीडिएट है और ये लाइट स्टैंड सही है, यानी आहिस्ता आहिस्ता करके हेवी नाइट्रोजन खत्म होता चला गया। तो इस तरह से भाई ये चीज पता, अगर डिस्पर्सिव होता तो वेट आहिस्ता आहिस्ता कम होता है, यानी एकदम से इंटरमीडिएट से लाइटर में नहीं चला जाता। लेकिन अगर कंजर्वेटिव होता, अगर कंजर्वेटिव मॉडल सही होता तो इसका मतलब ये होता कि यहाँ पे भी हेवी स्टैंड होना चाहिए था, क्योंकि कंजर्वेटिव में क्या होना चाहिए था कि भाई अगर एक स्टैंड डीएनए का कंजर्व होता तो एक स्टैंड हेवी बनता और एक स्टैंड ऐसे लाइटर बनता, इंटरमीडिएट बनता ही नहीं। लेकिन यहाँ इंटरमीडिएट बना है तो इसका मतलब है कंजर्वेटिव मॉडल सही नहीं। अच्छा, और दूसरा इंटरमीडिएट बना और उसके बाद अगले स्टैंड में लाइटर हमारे पास जो है स्टैंड आ गया, तो इसका मतलब है डिस्पर्सिव मॉडल भी सही नहीं है। क्योंकि अगर डिस्पर्सिव में तो ये होता है ना कि भाई आपके पास जो स्टैंड बनता है उसमें ओल्ड स्टैंड और न्यू स्टैंड डिस्पर्स्ड होते हैं। तो डिस्पर्जन जब होती है तो अब आप यहाँ पे देखो जरा कि देखो ये फर्स्ट राउंड है, इसमें देखो फर्स्ट राउंड है, आपको दिख रहा है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नजर आ रही है, लेकिन सेकंड राउंड में न्यू स्टैंड की डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा है, ओल्ड स्टैंड की डिस्ट्रीब्यूशन कम है। तो जो डेंसिटी खत्म होती वो एकदम से नहीं खत्म होती, यानी एकदम से आपके पास हेवी स्टैंड से लाइटर स्टैंड नहीं आ जाता, सॉरी इंटरमीडिएट स्टैंड नहीं आ जाता, और स्टैंड इंटरमीडिएट के बाद अगले राउंड में एकदम से आपके पास ये लाइटर स्टैंड नहीं आ जाता, बल्कि थोड़ा थोड़ा करके वेट डिक्रीज होता, तो मल्टीपल राउंड्स के बाद वो होता। तो उसका मतलब है सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ही हमारे पास सही मॉडल है। सही है, होपफुली आपको यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी। मिलेंगे इंशाल्लाह अगली क्लास के अंदर, नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।